हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन से जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि आपके पूछे गए थे यूपी, एमपी और हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में। टॉपिक आज का हमारा रहेगा बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम का। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए फटाफट से हमारे जो सवाल हैं उनकी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको एव स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो इस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज का कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको मास्टर बनना है पूरे प्रिपरेशन का, तो मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है यूजीसी नेट कॉमर्स और पेपर 1 के लिए। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की, तो एमपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचईएससी, इन सब के कोर्सेज, इन सब के क्रैश कोर्सेज हमारी वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है। और केवल आपको प्रैक्टिस अगर करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक को भी चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एव स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, द congruence of human resource management function with organizational goals is termed as। ऑप्शंस आपको दिए हैं ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रेटेजिक एचआरएम या फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो प्यारे दोस्तों, आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक क्रिटिकल फंक्शन माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इसे हमने लिंक कर दिया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के साथ। और बोला गया है कि आज की डेट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल स्ट्रेटेजिक हो गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जो टर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां पे आपकी एचआरएम को आपने ऑर्गेनाइजेशन की कोर स्ट्रेटेजीज के साथ लिंक कर दिया है। आपने ये माना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है जी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एनहांस द अपील ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉइज बिकॉज दे। तो एम्प्लॉइज को जो हम बेनिफिट्स वगैरह देते हैं, परक्विजिट्स वगैरह देते हैं, उससे एम्प्लॉइज जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अपीलेबल हो जाती है, अपीलिंग हो जाती है एम्प्लॉइज के लिए, उन्हें और ज्यादा पसंद आती है। तो ऐसा क्या है जी, आइए देखते हैं। बिकॉज दे प्रोवाइड एडिशनल कंपनसेशन, अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉइज, इंक्रीज जॉब प्रोडक्टिविटी या फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जी, ये जो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलते हैं ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ये फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो, ये क्लब के मेंबर बन सकते हो। तो ये सारी चीजें ना एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करके रखती है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिटेन करके जोड़ के रखती है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, द गोल्डन बुक ऑफ मैनेजमेंट वाज रिटन बाय। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कई बार एग्जाम्स में आपसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं कौन सी किताब किसने लिखी, कौन सी थ्योरी किसने दी। और यहाँ पे जो गोल्डन बुक ऑफ मैनेजमेंट है, इट वाज रिटन बाय लिंडल उर्विक। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। तो जो भी आपको डेफिनेशंस, ऑथर्स, बुक्स के नाम देखने को मिल रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए, यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा एक एलिमेंट नहीं है? डी कोडिंग, रिसीवर, चैनल, ग्रेपवाइन। तो कम्युनिकेशन के अंदर एक सेंडर होगा, रिसीवर होगा। सेंडर एक चैनल का माध्यम, चैनल का इस्तेमाल करके रिसीवर को अपना मैसेज भेजेगा। सेंडर मैसेज को इनकोड करेगा, रिसीवर मैसेज को डिकोड करेगा। ये जो ग्रेप वाइन है, दिस इज बेसिकली अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, जो रूमर्स वगैरह फैलते हैं, उनके लिए ग्रेप वाइन टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस का कोई इनहेरेंट एलिमेंट नहीं है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ग्रेप वाइन का बन जाएगा। चलिए, यहां पे सवाल है जी, डैश इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो जी, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इनको डिवाइड कर लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी पर्सन को उठाकर किसी पोजीशन पे डाल रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब कि किसी पोजीशन को भरने के लिए बाहर से एक नया बंदा लेकर आ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कौन सा इंटरनल नहीं है, यानी कि कौन सा एक्सटर्नल है, बेसिकली ये आपसे पूछ रहे हैं जी।
जॉब रोटेशन आपका इंटरनल रहता है जी, प्रमोशन भी इंटरनल रहता है, ट्रांसफर भी इंटरनल रहता है। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट तो खैर ये तो कोई सोर्स हुआ ही नहीं ना रिक्रूटमेंट का, ये तो एक अलग से टर्म हो गई जो कि इस्तेमाल की जाती है कि बाहर से कोई पर्सन आता है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लेसमेंट मिल जाती है, तो ये तो एक अलग से टर्म हो गई। जॉब रोटेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर के अंदर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की जॉब को रोटेट करते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट कर देते हैं या उसके ट्रांसफर कर देते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में। तो ये तो क्लियरली आपके इंटरनल सोर्सेज ही हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन पावर प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व। देखो बेसिकली ये फंडा आपका जुड़ा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो ये जो मैन पावर प्लानिंग हम करते हैं उसके अंदर क्या नहीं आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन इन द एरिया ऑफ मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर फोरकास्ट, एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, इंट्यूटिव जजमेंट। अब देखो मैन पावर प्लानिंग के अंदर आप कोर्स ऑफ एक्शन देखोगे, फोरकास्टिंग करोगे, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, और ये सारी चीजें आप एक प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर तरीके से करोगे, अपने इंट्यूशन से नहीं करोगे। आप ऐसा नहीं कहोगे कि मेरे को इंट्यूशन आ रही है कि अगले साल 200 लोग चाहिए होंगे, तो इंट्यूशन से नहीं होता। प्रॉपर फोरकास्टिंग आप करते हो, अलग अलग टूल्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो, तो इंट्यूटिव जजमेंट का यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, whatever a manager does, he does it through making decisions. Who said this? तो एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है मैनेजर से जुड़ी हुई कि जो भी मैनेजर करेगा वो अपने डिसीजंस के थ्रू करेगा। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये स्टेटमेंट्स, बुक्स आपकी जो होती है, डेफिनेशंस होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली जो आपकी जो स्टेटमेंट है, इट वाज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of organization originated from the findings of famous Hawthorne experiments? तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जब हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए थे उससे हमें पता चला कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं किस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, किस तरीके से आपके जो सोशल ग्रुप्स हैं एम्प्लॉयज को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे हमारी जो थ्योरी ओरिजिनेट हुई थी इन एक्सपेरिमेंट से उसका जो नाम है दैट इज नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया गया। क्लासिकल वाले में तो हमारे पास टेलर फ्योल वगैरह आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी आती है। नियो क्लासिकल में हमारे पास आता है जो ह्यूमन वाला एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। मॉडर्न के अंदर तो हमारे पास सिस्टम अप्रोच वगैरह, कॉन्टिजेंसी अप्रोच, इन सब की बातें करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का बनेगा। चलिए, अगला सवाल है, आपको करनी है मैचिंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की। और लिस्ट 1 में सबसे पहले नीड हायरार्की थ्योरी है और इस थ्योरी को हम किससे मैच करें? इस थ्योरी को हम मैच कर सकते हैं अब्राहम मैस्लो से। तो मैस्लो ने हमें ये नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। 2 फैक्टर थ्योरी हमें दी थी फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने, तो बी को आप 3 से मैच कर सकते हो। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई ये आपकी जुड़ी है डगलस मैकग्रेगर से और इसे आप 1 से मैच कर सकते हो जी। और फिर बच रहा है आपके पास थ्योरी जेड जो कि आप विलियम आउची से मैच कर सकते हो। तो आपकी जो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनेगी प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए की यहाँ पे बन जाएंगी। तो जितने भी थ्योरीज है वो किसने दी हैं, ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, विच थ्योरी स्टेट्स दिस? तो लीडरशिप की हमारे पास अलग अलग थ्योरीज है जी और यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि लीडर्स जो हैं वो पैदा होते हैं, आप बना नहीं सकते। यानी कि किसी पर्सन के पास बाय बर्थ कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज होंगी जिनकी वजह से वो लीडर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को लीडर बना दें, उसे कुछ चीजें सिखा के लीडर बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाय बर्थ आपके अंदर वो ट्रेड्स का होना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी जो है इट इज द ग्रेट मैन थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी को रेफर किया जा रहा है। करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। चलो, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोल? तो हमारा जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस रहता है उसके अंदर सबसे पहले तो देखो जी आपके स्टैंडर्ड्स वगैरह को सेट किया जाता है और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और डेविएशन निकालते हैं और फिर करेक्टिव एक्शन आप यहाँ पे लेते हैं।
तो यहाँ पे आपका एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड तो आएगा, परफॉर्मेंस की मेजरमेंट भी आएगा, परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करना भी आएगा, बट ऑब्जेक्टिव को सेट करना यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को तो सेट हम करेंगे प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर हम प्लान करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे रहने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का प्यारे दोस्तों बनेगा। चलिए अगला सवाल है, Dash is are concerned with developing a pool of candidates in line with the human resource plan। तो जो भी हमने ह्यूमन रिसोर्स का प्लान बनाया कि इतने लोग हमें चाहिए होंगे, उसके लिए हम एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को तैयार कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज हमें 10 लोग चाहिए, तो हम एक पूल तैयार कर लेते हैं लेट सपोज 100 लोगों का, जिसमें से हम फाइनली चूज करेंगे ये 10 कैंडिडेट्स को। तो जो हमने ये पूल तैयार कर लिया, इसे क्या बोला जाएगा? रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्लियरली द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करो, ताकि एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे हम जो है वो कंपाइल कर सकें, और उसी से अल्टीमेटली आपकी जो सिलेक्शन है वो की जाएगी। चलो अगला सवाल है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज आर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स? तो एम्प्लॉयर्स के पार्ट पे इनमें से कौन सी लेबर प्रैक्टिसेस हैं जो आपको गलत लग रही हैं, अनफेयर लग रही हैं? बाय वे ऑफ विक्टिमाइजेशन, बाय एक्ट्स ऑफ फोर्स और वायलेंस, अबॉलिश द वर्क ऑफ अ रेगुलर नेचर या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखो ये सारी चीजें अगर आपके एम्प्लॉयर्स कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को विक्टिमाइज कर रहे हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके काम को अबॉलिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में जोड़ सकते हो। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव का बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, हॉथॉर्न स्टडीज demonstrated that dash incentives were not necessarily the most important motivator for workers। देखो हॉथॉर्न स्टडीज बेसिकली हमारे ह्यूमन एलिमेंट से जुड़ी हैं, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एलिमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एम्प्लॉइज जो हैं वो किसी ना किसी सोशल ग्रुप का पार्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं, और यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही सारा जो है मोटिवेटर का रोल प्ले नहीं करते। आपके जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फॉर मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स, कि किस तरीके से वो काम करने वाले हैं। तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए का बनने वाला है, कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर नॉट नेसेसरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स। वर्कर्स ये भी देखते हैं कि उनके पीयर्स कैसे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि उनके पीयर्स को वो छोड़ दे, क्योंकि उनके लिए रिश्ते भी, ह्यूमन रिलेशन भी उतने ही जरूरी हैं जितने की बाकी सब चीजें हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटर, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है जी, rather than viewing one part of the organization as separate from the other parts, a system approach encourages managers to। अब देखो सिस्टम्स अप्रोच की जब हम बात करते हैं, तो ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ऑप्शंस हैं, स्पीड अप एक्सेस टू टाइमली इंफॉर्मेशन, अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन, अडॉप्ट आइडियाज बेस्ड ऑन सिचुएशन, लुक फॉर कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिस्टम अप्रोच आपको यही बोलती है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो जो ऐसी अप्रोच को फॉलो करने वाले मैनेजर्स होंगे, दे आर गोइंग टू लुक फॉर कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डर फेरर्स ERG थ्योरी collapses Maslow's 5 needs into 3। तो ये थ्योरीज है आपकी मोटिवेशन से जुड़ी हुई। आपके मैस्लो ने 5 नीड्स की बात करी थी, बट एल्डर फेरर ने केवल 3 की बात करी। तो कौन सी 3 नीड्स की बात करी एल्डर फेरर ने, ये बेसिकली आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। इन्होंने बात करी एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ नीड्स की, कि आपको जिंदा रहने के लिए एग्जिस्टेंस के लिए कुछ आपकी नीड्स हैं, कुछ आपकी दूसरों के साथ रिलेशन बनाने की नीड्स हैं, और कुछ आपकी ग्रोथ से जुड़ी हुई नीड्स हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास जो बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी का प्यारे दोस्तों बनने वाला है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स विच एन एग्जीक्यूटिव कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली इज नोन एज। तो एक एग्जीक्यूटिव, एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है? 2 को, 4 को, 5 को, 6 को? इसे बोला जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर स्पैन ऑफ सुपरविजन। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का बनने वाला है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो प्यारे दोस्तों अब इस सवाल के अंदर
यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 आपको देखने को मिल रही है जी, रिगार्डिंग दी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें बताना है भैया कौन सी थ्योरी किसने दी है। और सबसे पहले हमें देखने को मिल रही है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी प्यारे दोस्तों हमें दी है यहाँ पर विक्टर वरूम ने। विक्टर वरूम ने दी है ये आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये आपकी दी है रॉबर्ट हाउस ने। ये थ्योरी आपकी रॉबर्ट हाउस से जुड़ी हुई है। और इसके बाद है आपका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और इसकी जो बात करी थी ये आपके टेलर जी ने करी थी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की, कि कौन वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है उसको ज्यादा हम पीस रेट दे सकते हैं। तो इस तरीके की बातें करी थी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये बेसिकली आपके हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है, और इससे जुड़े हुए आपके जॉर्ज एल्टन मायो, और इसीलिए आपका 4-4 से ही मैच होगा। और ये सारी मैचिंग हमें जो देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस की बात करते हैं। कुछ तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर काम है, कुछ इसका कोर ऑपरेशनल काम है जो डायरेक्टली इसी से जुड़ा हुआ है, और कुछ इसका मैनेजरियल काम है, यानी कि जो सारे मैनेजर काम करते हैं। तो कुछ तो हो गए ऑपरेटिव फंक्शन जो कोर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दायरे में आते हैं, और कुछ हो गए मैनेजरियल फंक्शंस जो हर मैनेजर परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोर एचआरएम से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट वाला पार्ट भी आपका एचआरएम से जुड़ा हुआ है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट ह्यूमन रिसोर्स की प्रोक्योरमेंट करना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। बट अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग इज नॉट द कोर ऑपरेटिव फंक्शन, इट इज रेदर अ मैनेजरियल फंक्शन व्हिच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर, बी इट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और एनी अदर मैनेजर। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एज्यूम एज लीडर्स आर मेड रेदर देन बॉर्न। तो प्यारे दोस्तों कौन सी लीडरशिप की थ्योरी ऐसी है जो ऐसा एजम्पशन लेती है कि जो लीडर्स है आप उनको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा होगा कुछ क्वालिटीज के साथ तो ही लीडर बनेगा। तो आपको आंसर बताना है ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कॉन्टिजेंसी थ्योरी या फिर सिचुएशनल थ्योरी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो बिहेवियरल थ्योरीज रहती है ये बेसिकली बताती हैं कि आपके जो लीडर्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स को डेवलप करके, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स को प्रैक्टिस करके एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनके पास बाय बर्थ सर्टेन क्वालिटीज हो, सर्टेन ट्रेड्स हो तभी वो अच्छे लीडर बनेंगे। वो सीख भी सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स को भी डेवलप कर सकते हैं जो उन्हें अच्छा लीडर बना देगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्स हाउ मैनेजर्स कैन फैसिलिटेट। जो आपकी लर्निंग की थ्योरीज हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कैसे मैनेजर्स फैसिलिटेट कर सकते हैं किस चीज को, एम्प्लॉय लर्निंग, कस्टमर लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखो जो मैनेजर्स हैं वो तो जनरली अपने जो अंडर एम्प्लॉयज हैं उन्हीं से कंसर्न होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो लर्निंग की थ्योरीज हैं वो बेसिकली एम्प्लॉय से ही जुड़ी होंगी। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एम्प्लॉय लर्निंग का ही बनेगा। देखो ऑप्शन जब भी आपको ऑल ऑफ द अबव देखने को मिले तो चांसेस हैं कि आंसर हो सकता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज 100% पॉसिबल। 100 में से 99 टाइम्स तो हो सकता है, बट 1% चांस है कि ये आंसर नहीं भी होगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, हु कॉइन्ड द वर्ड पोस्ट कॉप टू इंडिकेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट थिंकर्स ने, और ये जो एक्रोनिम है पोस्टक्रॉप इसका इस्तेमाल किया था लूथर गुलिक ने। तो आंसर तो जनाब ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। और अगर हम स्पोर्ट्स क्रॉप की बात करते हैं, इसके अंदर आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए सवाल है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ मेथड फॉर इवेल्युएटिंग। तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को 360 डिग्री से इवेल्युएट किया जाता है। उसका सुपीरियर, उसका सबऑर्डिनेट, उसके साथ वाले जो पीयर्स होते हैं, सब लोगों का ओपिनियन यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का बनेगा। मैनेजर्स थोड़ा सा एक नैरो टर्म होगी, बट एम्प्लॉयज एक ब्रॉडर टर्म होगी, और सबके लिए, सभी एम्प्लॉयज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए का ही आंसर बनेगा।
चलिए अगला सवाल है, विद रेफरेंस टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अथॉरिटी इज डिफाइंड बाय द प्रोफाइल एंड मैनेजरियल पोजीशन। तो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से आपकी अथॉरिटी होगी, बिल्कुल सही है, पॉइंट नंबर 1। कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू दी हायरार्की, तो कम्युनिकेशन आपका पूरे हायरार्की के अंदर एक हायरार्कियल मैनर में फ्लो करता है, कैसे ऊपर से नीचे जाएगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कैसे कम्युनिकेट होगा। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दी हायरार्की की कौन ऊपर है कौन नीचे है, पूरा सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए सवाल है जी, which of the following statements is correct in regards to span of control? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, करेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल गिव्स राइज टू टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक जो मैनेजर है वो कम एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहा है। तो देखो जी, एक मैनेजर केवल 2 को कर रहा है, तो इस तरीके से अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो एक टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल यहाँ पे बन जाएगा। अगर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड है, यानी कि एक मैनेजर ही बहुत सारे एम्प्लॉइज को मैनेज कर पा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी वाइड बन जाएगा। जो स्ट्रक्चर है आपका वो थोड़ा सा वाइड आपको देखने को मिलेगा, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, लंबा देखने को नहीं मिलेगा। तो टॉल यानी कि लंबा जब नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, फ्लैट यानी कि थोड़ा सा छोटा जब आपका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल सही हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आज के लिए सेशन में इतना ही, बट अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और फ्यूचर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।